ऑन हो गया ना? क्या चाहिए? तो आज से हम लोग YouTube पे क्लास चालू कर रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पे स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे हैं और वो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 9 से 12 हर दिन ब्रांच ओपन रहेगा। जिसको भी YouTube पे पढ़ने में समझने में दिक्कत होता है तो डाउट क्लास के लिए 9 से 12 में आ सकते हैं वो। बाकी YouTube से जो पढ़ सकते हैं, जो घर पे रह करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, तो बिंदास होकर के घर पे पढ़िए, है ना। कोरोना का सभी नियम को पालन करते हुए घर पे रह करके पढ़िए। और बाकी जिसको जो समस्या है 9 से 12 में आकर के यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन डाउट क्लियर करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप मैसेज कर सकते हैं शाम में, है ना, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस का एप्लीकेशन। जैसे कुछ बच्चे का यहाँ पे जो बैच चल रही थी तो 11 से 12 वाला का गॉस परिमेय चल रहा था। बाकी कुछ बैच जो थे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे। तो हम थोड़ा से पीछे से स्टार्ट करते हैं, गॉस के परिमेय से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे करके पोटेंशियल तक के पहुँच जाएंगे। जब पोटेंशियल तक के पहुँच जाएंगे तो जो बच्चे पोटेंशियल पढ़ रहे थे उसका भी हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे गॉस का परिमेय से पढ़ रहे थे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा से पीछे से शुरुआत करते हैं। जिसका पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, गॉस का परिमेय पढ़ा हुआ है, उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन से देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम पहला एप्लीकेशन देखेंगे, अनंत विस्तार के आवेशित तार या फिर छड़ भी इसको कह सकते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस का पहला एप्लीकेशन है। हम लोग गॉस का परिमेय भी पढ़ चुके हैं, है ना। गॉस का परिमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पिछला वीडियो में भी मिल जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे गॉस का परिमेय वाला क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो इससे पिछला वीडियो में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम फर्स्ट, गॉसेस थ्योरम सेकंड करके वीडियो अपलोड किया गया है। तो वहाँ पर जा कर के आप प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर ऐसे भी तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे सर्च करके और जो भी आपको टॉपिक लेना है गॉस थ्योरम लिखिएगा, आ जाएगा वीडियो। तो वहाँ पे जा कर के आप गॉस का परिमेय, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स पढ़ चुके हैं, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो जा कर के देख लीजिए। वहाँ पे जा कर के आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है ना। जैसे हम लोग फ्लक्स का फार्मूला देखे थे तो फाई ई बराबर क्या आया था, ई डॉट डी ए। इसी को जब हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये डेफिनेशन से ये फार्मूला बनता है, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो वहाँ पे हमने फ्लक्स के बारे में जाना, फ्लक्स सदिश राशि होता है ना, एंगल पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये सब कुछ देखें। अच्छा, वहाँ पे और हम भी देखे थे, ये हम लोग ये भी देखे कि ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, है ना। तो ये सारा कुछ हम जानकारी पहले से ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे का छूटा हुआ है वो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और बाकी जो जिसका पढ़ा हुआ है तो वो आगे से हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एप्लीकेशन है ना। जो नियम है यहाँ पे, जो अनुप्रयोग है, इसको हिंदी में कहेंगे गॉस के परिमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस का परिमेय, गॉस का थ्योरम को अप्लाई करके हम किसी भी आवेशित छड़ के कारण या फिर आवेशित समतल चादर के कारण, गोलीय चालक के कारण, ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी चालक के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गॉस का परिमेय लगाने के बाद क्या होता है कि हम किसी भी चालक, किसी भी आवेशित चालक के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसके परिमेय से, गॉस के परिमेय से, है ना। अगर गॉस का परिमेय नहीं लगाते हैं, जैसे मान लो कि ये छड़ और ये छड़ पे आवेश है और विदाउट गॉसेस थ्योरम, गॉस के परिमेय के बिना अगर निकालेंगे
तो हमको कैलकुलस मेथड लगाना पड़ेगा। पहले छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसके कारण कितना बन रहा, फिर पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। और हम लोग चाहते भी है कि आजकल है ना कि कोई भी काम हो तो बड़ा आसान हो जाए, जैसे आपको पढ़ना ना पड़े और एग्ज़ाम में आप अच्छे से पास हो जाइए। तो ऐसा कोई दवा आ जाता तो कितना अच्छा रहता है ना। गए एकदम मेडिकल में जा कर के बोले बिना पढ़े वाला दवा दे दीजिए और हम खाएंगे और सब कुछ याद हो जाएगा हमको रोबोट के तरह, और हम जा कर के परीक्षा में बैठ जाएं, या फिर बिना पढ़े नौकरी भी मिल जाए तो भी अच्छा रहे। कई सारे लोग ये भी सोच लेते हैं कि कुछ किए बिना हमको पैसा आ जाए, है ना, आराम से घर में रहें, सोए सोए उठें, सुबह उठे सैलरी मिल जाए, है ना, महीना लगे आपका मिल गया 10,000। तो ये भी आसान है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज़ को पाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बिना एक्सचेंज किए हुए कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ दिए हुए कुछ हासिल नहीं होता। तो अभी आप मेहनत कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। आप यहाँ से कुछ सीखिएगा, सीखने के बाद फिर इस चीज़ को कहीं ना कहीं पर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका लाइफ बेहतर होगा। जैसे एक चीज़ और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से ही, कि जो भी बच्चे कला यहाँ पे पढ़ रहे थे या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो जितना भी रहे क्लास बंद रहे या खुला रहे, लेकिन आप जो है वीडियो को हर दिन देखिए, हर दिन अपना क्लास करते रहिए। एक रूटीन बनाइए कि हमको 8 से 9 या 9 से 10 या 11 से 12 कोई भी टाइम में, चाहे सुबह बनाइए शाम बनाइए, कि एक रूटीन बना करके कि हमको इतना से इतना बजे फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है। वीडियो आपका हर दिन अपलोड हो जाएगा। आज किसी टाइम में वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल से आपका हमेशा 8 बजे वीडियो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे लाइव क्लास के बारे में, तो वो भी हम कह देते हैं कि लाइव क्लास के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और हमारे पास अभी 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे नहीं है। तो आप अगर सब्सक्राइब को बढ़ाते हैं अपने आसपास जो भी लोग हैं उसके माध्यम से, तो 1000 सब्सक्राइब जब हो जाएगा तो लाइव भी चलने लगेगा। अच्छा, लाइव चलेगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, जो भी पढ़ा रहे हैं तो आप एकदम लाइव पूछ सकते हैं कि अच्छा हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम उस चीज़ को दोबारा बताएंगे। और ऐसे अगर लाइव नहीं चल रहा है तो भी अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए या फिर कोचिंग आकर के आप यहाँ पे अपना डाउट क्लियर करवाइए। तो हम यही कहेंगे कि जितना हो सकता है आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ताकि हम और आप है ना अच्छे से पढ़ा सके लाइव आकर के। तो गॉस का परिमेय जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं किसके कारण है, अनंत विस्तार तार के कारण। तो हम लेते हैं एक तार जिसकी लंबाई अनंत मतलब ऊपर कहाँ तक के है ये नहीं पता, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसकी दूरी के कंपैरिजन में ये छड़ की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है ना। ये भी नीचे कहाँ तक के ये नहीं पता। और ये छड़ क्या है, आवेशित है। कैसा है ये छड़, आवेशित। तो छड़ को हम आवेश दे दिए। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं और आवेश इस तरह से वितरित हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वितरण आवेश, आवेश का वितरण, इसको क्या कहते हैं हम, आवेश का वितरण। जैसे हम बिंदु आवेश के कारण Q के कारण, मान लो ये Q के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा R दूरी पर, तो हमने एक फार्मूला बनाया था KQ/R²। तो ये केवल बिंदु आवेश के कारण फार्मूला होता है, जबकि यहाँ पे बिंदु आवेश नहीं है, वितरण आवेश है ना। इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो ये रेखीय आवेश वितरित किया गया। ये किस तरह से है आवेश का वितरण, रेखीय आवेश में आप पढ़े होंगे रेखीय आवेश घनत्व, पिछले कुछ दिन पहले पढ़ाया गया था रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू आपको बताया गया होगा Q/L, कि इकाई लंबाई पे जो भी आवेश दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर दी गई आवेश को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो वैसे ये छड़ है, कितना लंबा है नहीं पता है ना। तो इस छड़ पे जो आवेश है वो रेखीय वितरित किया हुआ है ना, लीनियर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इस छड़ के कारण मान लो कि कोई पॉइंट P है जो कि छड़ से R दूरी पे है। कहाँ पे है, छड़ से R दूरी पर है। तो इस R दूरी पर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चीज हम फाइंड करने जा रहे हैं। और किसके परिमेय से, गॉस के परिमेय से अप्लाई करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई निकालने के लिए, गॉस का परिमेय को अप्लाई करने के लिए हम लोग को चारों तरफ एक बंद सतह की कल्पना करनी होती है। अब ये बंद सतह किस तरह का बनाएंगे, ये डिपेंड करता है चालक पे कि चालक कैसा है, चालक से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है वो किस तरह का है। तो जैसा विद्युत बल रेखाएं निकलेगा वैसा ही हमको शेप भी लेना होता है। तो हम देखते क्या है नेचर में, जब देखते हैं नेचर में कि जैसे मान लो कि ये छड़, ठीक है, चालक छड़ है,
ऐसा लंबा कुछ भी हो सकता है ना, मोटा सा पाइप को भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो ये छड़ है। तो इसके कारण जब हम देखते हैं कि r दूरी पर यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमको E मिला। कितना मिला? E। अब इसी के कारण हम यहाँ से देखें r दूरी पर ही तो भी E मिलता है, यहाँ देखते हैं तो भी E मिलता है, इधर देखते हैं तो भी E मिलता है, इधर देखते हैं तो भी E मिलता है। इस तरह से चारों तरफ हम कहीं पर भी r दूरी पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आता है? E आता है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं ना, कंघी के जैसा। सैलून में जो कंघी है ना, बाल जो भी है मतलब कर्ल करने के लिए, तो इस तरह से जैसे हम इसको यहाँ पे बना के दिखाएं तो कुछ ऐसा कि अगर हम यहाँ से देखें r दूरी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला। यानी कि हर जगह पे इस पॉइंट पे r दूरी पर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E मिला, इधर गए तो E मिला, इधर गए तो E मिला। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब ये सिमेट्रिकल कंडक्टर होगा, है ना, सममित छड़ होगा ना, सममित यानी कि हर जगह पे आवेश का जो वितरण है वो समान होना चाहिए। यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितना, यहाँ पे जितना, हर जगह पे सेम है। तो जब आवेश का वितरण सेम रहेगा तो सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा? सेम आएगा, है ना, समान आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, r दूरी पे गए यहाँ E, यहाँ से r दूरी गए यहाँ पे E, यहाँ से r दूरी गए यहाँ पे E, तो हर जगह पे समान है। अब ऐसा नहीं लग रहा कि देख रहे हैं तो ये सिलेंड्रिकल बन रहा, यहाँ से देख रहे हैं ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर नीचे भी वही चीज हो रहा है ना। तो जो कंघी आप देखे होंगे तो एकदम सिलेंडर का जैसा लगता है। तो इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ जो हमने शेप हमको इमेजिन करना है, जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, वो कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बेलन होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन सतह की कल्पना कर लेते हैं। तो ये बेलनाकार गॉसियन सतह ले लिए और इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? L। तो लंबाई L मिल गया और L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। अच्छा, इस बेलन की जो त्रिज्या होगी, ये बेलन का त्रिज्या कितना होगा? तो देख रहे हैं यहाँ R, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? R, यहाँ भी कितना हो जाएगा? R। तो बेलन का त्रिज्या मिल गया R, है ना। बेलन की लंबाई कितनी है? L। अब इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी छड़ है, छड़ का जो भी हिस्सा है, उस हिस्से के कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चीज हम फाइंड करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे कि एक छड़ है ना, एक आवेशित छड़, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माना एक आवेशित छड़। और आपको एग्जाम में जब आएगा ये पूछा जाता है, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि गॉस के परिमेय, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी समझ लो, तो गॉस का परिमेय का उपयोग करते हुए आवेशित छड़ तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या फिर ऐसे रहेगा, अनंत विस्तार के आवेशित तार या आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आप फिगर बना रहे हैं, उसके बाद आपको लैंग्वेज में भी लिखना है, और लिखने का जितना अच्छा सा आप प्रैक्टिस अभी से करते हैं, फिगर बनाने का, एनालिसिस करने का, तो उतना अच्छा आपका स्कोर होने का चांस बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्या लिखे, क्या क्या माने, तो एक छड़ माने तो छड़ के बारे में लिख लेंगे कि माना एक आवेशित छड़ जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व कितना ले लेते हैं? लेमडा। जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा है ना। और लेमडा बराबर कितना है? Q बाई एल। लेमडा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q बाई एल है। हो गया, ठीक है। अब इसके कारण, इस छड़ के कारण R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हम लैंग्वेज लिख दिया ना, कम से कम इतना 2-3 लाइन तो लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा कि क्या आपने आम इमली जो भी माना है ना, तो वो तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, जो कि कैसा है? बेलनाकार है ना, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अच्छा, ये जो होना चाहिए पृष्ठ, जो होना चाहिए वो बंद सतह वाला होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि तार के चारों ओर L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ
की कल्पना करते हैं। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो हमने जो भी माना है सब कुछ यहाँ पे हम ऐड कर लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दो तरह से फ्लक्स निकालेंगे। हालांकि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि 2-3 स्टेप होता है। तो पहले हम यहाँ पे इतना जान लेते हैं सिंपल कि हम दो तरह का फ्लक्स निकालेंगे। कितना फ्लक्स निकालेंगे, दो तरह का। एक फ्लक्स निकालेंगे डेफिनेशन से, है ना, परिभाषा से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, परिभाषा से। और दूसरा निकालेंगे फ्लक्स हम गॉस के परिमेय से, क्योंकि गॉस का जो परिमेय है आपको बताया गया होगा कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बंद सतह के अंदर जितने भी आवेश हैं सबका कुल योग एप्सिलॉन नॉट के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। तो ये फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा जो परिभाषा से है वो परिभाषा से क्या है, तो अभी हमने चर्चा किया फाई बराबर ई डॉट डी ए, तो परिभाषा से मिल गया। उसके बाद गॉस के परिमेय से मिल गया। दोनों फ्लक्स को फिर हम कंपेयर कर लेंगे और हमारा जो रिजल्ट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम पहले परिभाषा से निकालेंगे फिर गॉस के परिमेय से। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देते हैं कि पृष्ठ से बेलनाकार, पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना होगा, इस बेलन से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि बेलन से, बेलन के किन किन हिस्सों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकता है। 3 हिस्सा से जा सकता है ना। एक तो हिस्सा ये हो जाएगा, है ना, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा वृत्ताकार, और तीसरा हिस्सा ये भी वृत्ताकार। कोई दिक्कत समझने में। अच्छा, ये चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है ना। तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं या अंदर एंटर करते हैं, बाहर निकलते हैं ना। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। तो अगर हम हर जगह पे देखें, यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा होगा, इधर देखेंगे तो इधर आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो इधर जा रहा, यहाँ पे देखें तो इधर जा रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कर्व पार्ट पे इस तरह से अभी लंबवत बाहर की ओर जा रहा। इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा होगा, है ना, चारों तरफ फैलता, बेलन के जैसा। इधर फैल रहा होगा, इधर से इधर फैल रहा होगा, इधर से इधर फैल रहा होगा, इधर से इधर फैल रहा होगा। तो हर तरफ बेलन के जैसा है ना। ठीक वही कंघी वाला, कंघी तो है ना मेरे पास, है ना, देखेंगे तो कल लेके आएंगे। तो वो कंघी के जैसा ही एकदम सेम होता है, तो हर तरफ फैला हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, यहाँ पे एकदम इस सरफेस पे देखें, वृत्ताकार पार्ट पे देखें तो बेलन कुछ ऐसा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इस वृत्ताकार पार्ट का एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो हाँ क्या होता है, तल के लंबवत। तो ये तल है तो तल के लंबवत, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। हम इसको एन कैप से ले लेते हैं। अच्छा, हम कर्व पार्ट का अगर एरिया वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा, हाँ अभी लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा। अच्छा, यहां देखेंगे तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले इधर जा रहा, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन एरिया वेक्टर यहां पे देखेंगे तो तल के लंबवत इधर आ रहा। कोई दिक्कत। अब हम तीनों सरफेस से टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स देखेंगे तो यहां से लिख लेते हैं हम लोग फाई ई बराबर, है ना, चाहेंगे तो हम लोग अंडरलाइन डी फाई ई भी ले सकते हैं। तो फाई ई ले लेते हैं, टोटल फ्लक्स ई डॉट डी ए हम लेते हैं फर्स्ट के लिए, है ना, पहला जो भी है सरफेस, फिर दूसरा सरफेस, फिर तीसरा सरफेस। तो फर्स्ट के लिए फिर प्लस, फिर सेकंड के लिए ई डॉट डी ए, फिर हम लोग ले लिए थर्ड के लिए ई डॉट डी ए। कोई दिक्कत। अच्छा, जब हम लोग डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं ना। डॉट हटाने के बाद कॉस थीटा। 1 के लिए लेंगे ई डी ए कॉस थीटा। थीटा हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट ये वाला है, ये सरफेस है ना। तो ये सरफेस पे देखेंगे एंगल कितना बन रहा, थीटा कितना बन रहा। तो थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है। देखो हम 12 बोल रहे हैं कि जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा थीटा किसके किसके बीच का कोण है, फ्लक्स कैसे लेते हैं, तो 2 वीडियो पीछे जा करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो थीटा किसके किसके बीच होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बीच। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है ना, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ है। देख रहे हैं ना, एन कैप का डायरेक्शन इधर, ई का डायरेक्शन इधर। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। प्लस सेकंड पार्ट के लिए देखेंगे
तो ई डी ए। अब सेकंड पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना बन रहा, साफ साफ दिख रहा है एकदम बड़े अक्षर में, तो 90 डिग्री हो गया, cos 90। फिर प्लस यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट के लिए, तो थर्ड में भी सेम आएगा क्योंकि दोनों पार्ट तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी आ गया क्या, cos 90 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब जो भी देख रहे हैं 90 90 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो बच गया क्या, EDA cos 0। यहाँ पर अगर हम ऐड कर लेते हैं, स्पेस का बहुत कमी है, तो फाई ई बराबर बच गया क्या, ये सब तो 0 0 खत्म हो गया है ना, तो बचा क्या सिर्फ EDA cos 0 का मान क्या होता है 1, तो बचा सिर्फ EDA। अच्छा देख रहे हैं तो ई हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है, और ये किसके लिए बचा है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इसको एकदम ध्यान से रखना कि कौन कौन पार्ट के लिए 0 हुआ है और कौन कौन पार्ट के लिए बचा हुआ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए बचा हुआ था, तो फाई ई बराबर, ई को बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा, DA। DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या आ गया, E इंटू ए। ए मीन्स एरिया, किस पार्ट के लिए एरिया बचा, फर्स्ट पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट कौन है, ये वाला है कर्व पार्ट, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं इसको, वक्र पृष्ठ कहा जाता है ना, तो वक्र पृष्ठ का बच गया। तो वक्र पृष्ठ का एरिया जो होता है वो कितना होता है, 2πRL। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRL होता है ना, 2πRL। तो फाई ई बराबर आया E डॉट 2πRL। इसको हम एक इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उसको वो उतार लेना, इसको है ना नोट डाउन कर लेना। चलिए तो परिभाषा से देखें कितना आया, फाई ई बराबर E इंटू 2πRL। अब हम लोग किससे निकालेंगे, गॉस के परिमेय से निकालेंगे। तो चलते हैं गॉस के परिमेय से। तो गॉस के परिमेय से देखेंगे तो गॉस का परिमेय क्या होता है, फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अच्छा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे देख रहे हैं आवेश तो है नहीं, यहाँ पे आवेश का वितरण दिखाया गया है। तो आवेश कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका है रेखीय आवेश घनत्व से। तो रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर Q बटा L। तो यहाँ से हम आवेश निकाल सकते हैं कि L लंबाई पे कितना आवेश होगा। हम टोटल तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन L लंबाई पे हम आवेश निकाल सकते हैं। यानी कि बेलन जितना तक के है, बेलन जहाँ तक के है वहाँ तक के चालक में कितना आवेश है, ये चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और उतना ही चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो लेमडा बराबर Q बटा L, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। तो चूंकि Q इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू L रेखीय आवेश घनत्व से। तो Q बराबर क्या आ गया, लेमडा इंटू L। फाई ई बराबर रख देंगे लेमडा L बटा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड, और ये क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट मिला। अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला भी फ्लक्स शो कर रहा कि बेलन से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, A इंटू 2πRL। सेकंड वाला जो है गॉस के परिमेय से जो हम देखे हैं, तो ये भी हमको क्या दिखा रहा, फ्लक्स दिखा रहा है ना, ये भी क्या दिखा रहा, फ्लक्स के टोटल फ्लक्स कितना है, तो फाई ई बराबर लेमडा L बटा एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, यानी कि इसका राइट साइड वाला जो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका जो अगला पार्ट होगा लेफ्ट साइड, वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, इधर का E इंटू 2πRL और इधर से क्या मिलेगा, लेमडा L बटा एप्सिलॉन नॉट मिलेगा ना। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो E इंटू 2πR इज इक्वल टू लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहां से हम E निकालना चाहते हैं, तो E बराबर हो जाएगा लेमडा बाई 2πR गुना हो जाएगा तो 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कि ये अनंत विस्तार तार के कारण निकट बिंदु P पर या R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E बराबर लेमडा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट R। लेमडा क्या है यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा क्या है, R क्या है, छड़ से लेकर के दूरी जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, छड़ से लेकर के वो दूरी जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो R है। लेमडा रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है, 10 कूलम पर मीटर, 20 कूलम पर मीटर, है ना, जो भी रहेगा।
तो वो लेमडा दिया हुआ रहेगा, आर दिया हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। अच्छा, हम इन जनरल है ना न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे फार्मूला क्या आया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है ना, कि जैसे आपको लेमडा दिया हुआ, आर दिया हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 रखोगे, फिर पाई का मान पुट करोगे 22/7 या फिर 3.14, या फिर एप्सिलॉन नॉट का मान फिर आप पुट कीजिएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, पाई से गुना करो 8.85 में, आर भी रहेगा है ना, ये कम है ना, ये भी सेंटीमीटर में रहेगा, नैनोमीटर में रहेगा, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं। तो अब ये हो गया फॉर्मूला, ऊपर में 2 लेमडा बाई 2 दूना 4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो थोड़ा सा आसान हो गया ना, पूरा आसान तो नहीं कर सकते, पूरा आसान का मतलब यह है कि क्वेश्चन मिल जाए और आंसर भी मिल जाए है ना, तो ये क्या होगा, पूरा आसान हो गया, तो वो काम नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम मान लगा देंगे, 9 × 10⁻⁹, 2 रहेगा, लेमडा का भी मान लगा देंगे, आर का मान दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इस पर हम कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिए हम, एक अनंत विस्तार के आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलॉम पर मीटर है, तब इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सेम क्वेश्चन है ना, उसी पर एक क्वेश्चन लिया गया, जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ा है कि अनंत विस्तार का एक तार है, रेखीय आवेश घनत्व भी दिया हुआ है, और कितना दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ये भी दिया हुआ। तो आपको हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए पहले अपने से बनाइए, वीडियो पॉज करके एकदम ईमानदारी से बनाना है। चलिए, तो बना है आप लोग से, देखते हैं क्या है कि एक अनंत विस्तार के आवेशित तार है ना, ऐसा आवेशित तार है, और इस तार का रेखीय घनत्व दिया हुआ है, हमसे बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में। अच्छा, क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है कि माध्यम क्या है, हवा है। अगर हवा के अलावा कोई और माध्यम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। अभी हमारे पास फार्मूला है 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लेकिन अगर माध्यम कुछ और आ जाएगा, एप्सिलॉन आर परावैद्युत वाला, जैसे हवा के अलावा कोई माध्यम आ जाए, बीच में पानी आ जाए, जल आ जाए, धातु आ जाए, या फिर अदरवाइज कुछ भी आ जाएगा माध्यम, तो उसका एप्सिलॉन आर भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी फार्मूला चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा, माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू आर, जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की परावैद्युतता है ना, आपेक्षिक परावैद्युतांक इसको कह सकते हैं, तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि कहाँ पे निकालना है, वायु में निकालना है, तो ये फार्मूला से हमारा काम हो जाएगा, इस फार्मूला को अप्लाई करके। तो चलिए, जितने लोग का बन गया वो भी देखिएगा, नहीं बना है तो वो भी समझिएगा कि कैसे बनता है। तो अनंत विस्तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो कूलॉम पर मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, लेमडा से। तो लेमडा दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलॉम पर मीटर। तो सबसे पहले हम माइक्रो को हटाएंगे, और माइक्रो को हटाने के लिए कितना से गुना करते हैं, 10⁻⁻6 से कूलॉम पर मीटर, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। अब बोला गया कि इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तभी हम बता रहे थे फॉर्मूला में कि दूरी जो होगा वो किससे लिखेंगे, हम आर से लिखेंगे। ये फॉर्मूला में जो आर है वो क्या है, दूरी है ना, और यहाँ पे दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर मिल गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 20 गुने सेंटीमीटर को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो आर भी मिल गया, लेमडा भी मिल गया है ना, तब ये निकाल लेंगे, 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 लेमडा का वैल्यू 2 गुने 10⁻⁻6, उसके बाद देखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन का मान हो जाएगा 9 गुने 10⁻9। उसके बाद देखेंगे आर, तो आर कितना दिया हुआ है, 20 गुने 10⁻−2। अब बस गुना भाग कर लो, 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो जाएगा। चलिए, तो ऊपर में क्या बचा, 9, नीचे क्या बचा, 5 गुने -6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 हो जाएगा है ना, और गुने -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। 5 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 4, 5 जाएगा 4, 5 × 8 = 40, 1.8 गुने 10⁻
9 में से अच्छा ये 2 हो जाएगा ना, हाँ तो 10 से पावर 5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। ई बराबर कितना आ गया 1.8 गुने 10 से पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये -2 है, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। चलो तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए कि मान लो यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम पर मीटर के जगह पे 10 कूलम पर मीटर ले ले, है ना, और दूरी को हम 2 नैनोमीटर ले लेते हैं। दूरी कितना है 2 नैनोमीटर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ हम लोग क्या किए, रेखीय आवेश घनत्व का मान चेंज कर दिए और दूरी का मान चेंज कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप पॉज करके बनाइएगा, ईमानदारी से बनाना है और अपने से जरूर बनाइए। गलत तो गलत, सही तो सही, है ना, गलत भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाना है। ऐसा नहीं कि इंतजार करना है कि अच्छा आगे सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर, अगर आप बनाए हैं तो ठीक है ना, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। ई 2 लेमडा का वैल्यू, तो फिर से देखेंगे लेमडा का वैल्यू कितना है 10 कूलम पर मीटर, तो 10 ले लिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा 9 गुने 10 से पावर 9 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 नैनोमीटर, तो नैनो को हटाएंगे 10 से पावर -9 हो जाएगा, है ना। देखेंगे यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 को 9 से गुना करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, 10 पे पावर 9 -9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, है ना। तो 9 और 9 कितना हो गया 18 हो जाएगा, तो 90 गुने 10 पे पावर 18। इसी को लिख सकते हैं हम 9 गुने, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो पॉजिटिव है और यहाँ पे 18 है ना, तो 9 गुने 10 से पावर 19 हो जाएगा। ये न्यूटन पर कूलम आपका आंसर हो गया, ई का वैल्यू। तो इसको लिख लीजिए और एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आपको अपने से बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ना, अपने से। चलते ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है ना, इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा इसका आंसर, फिर हम लोग कल वाले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, एक अनंत विस्तार तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पे 10 कूलम आवेश दिया गया है ना। तार अनंत विस्तार का है लेकिन 10 सेंटीमीटर के लंबाई पे हमको कितना आवेश दिख रहा है 10 कूलम आवेश दिख रहा है। तब आपको बताना है कि उस तार से 2 माइक्रोमीटर की दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तार की लंबाई पे आवेश दिया हुआ है, तो तार से 2 माइक्रोमीटर दूरी पे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो बनाना जरूरी है ना। तो देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं वीडियो से, आज पता चल जाएगा। कई सारे लोग बोले भी है कि ऑनलाइन हम पढ़ेंगे, तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम इसी चैनल पे, है ना।